हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चे, जैसे आपको पता ही है, नाउ इट इज नवंबर एंड हार्डली 2-3 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर प्री बोर्ड जस्ट 1 मंथ। तो अभी हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जिससे हम क्विकली अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको मैं फर्स्ट चैप्टर इतने शॉर्ट इंटरवल में बहुत अच्छी तरह से कराऊंगी ताकि एक बार समझने से ही आपको पूरा चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बिकॉज अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है, ओनली देन यू कैन सॉल्व एमसीक्यूज एंड असर्शंस। Okay, so without wasting our time, let's start our video that is the chemical reactions and equations. तो बच्चे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस हम बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नाउ हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन बोलते हैं, तो इट मींस देयर इज सम डिफरेंस। तभी तो दो सेपरेट टर्म एनसीईआरटी ने दी है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस? सो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट द रिएक्शन। एक रिएक्शन क्या होता है? सपोज आपके पास एक, मैंने ऐसा लिख दिया है, a प्लस बी गिव राइज टू c प्लस डी। ये जो a प्लस बी है, ये क्या है? दैट इज एरो। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज। एरो के जो लेफ्ट साइड है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और एरो के जो राइट साइड पे चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। इट मीन्स रिएक्टेंट्स के अंदर कुछ चेंज आती है जिससे एक नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। अब क्या चेंज आती है? रिएक्टेंट्स ए और बी, दो आपके पास सब्सटेंसेस हैं, उनके बीच में आपस की कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो उनके आपस के जो पुराने बॉन्ड है, दैट इज इन रिएक्शन व्हाट हैपेंस? ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। और जब न्यू बॉन्ड्स बनते हैं तो हमें एक नई चीज की फॉर्मेशन होती है हमारे सामने, उस चीज को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज अ प्रोडक्ट। सो दिस इज सेड टू बी द रिएक्शन। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। सपोज आई हैव रिटन जिंक प्लस हाइड्रोक्लोराइड गिव राइज टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, मैंने ये ऐसा लिखा है। नाउ दिस इज सेड टू बी द रिएक्शन। मैंने अपने रिएक्शन के अंदर जो जो चीजें इन्वॉल्व हो रही थी उनको मैंने वर्ड्स में डिस्क्राइब करा। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। अगर मैं अपने इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखती हूँ, now I have written all the species which are participating in the reaction in terms of their symbolic form and in their formulas. जिंक को मैंने उसके सिंबल में लिखा Zn, हाइड्रोक्लोराइड को मैंने लिखा HCl, जिंक क्लोराइड को मैंने लिखा ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। अपवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? कि किसी गैस की फॉर्मेशन हुई है। बिकॉज गैस बनेगी तो इमीडिएटली इट विल एस्केप इनटू द एनवायरनमेंट, सो आई हैव रिटन H2। नाउ व्हेन ए केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड, ये जो चीज मैंने लिखी है, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप अब आपको बहुत क्लियरली पता चल गया है कि एक रिएक्शन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। जब आप एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली सारी चीजों को उनके केमिकल फॉर्मूलेस और सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, देन इट इज सेड टू बी द केमिकल इक्वेशन। सो ये मेरा केमिकल रिएक्शन था, ये मेरी केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में कौन कौन सी चीजें पार्टिसिपेट करती हैं? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैस, इट इज ऑलवेज शोन इन द अपवर्ड एरो, बिकॉज गैस है तो इसको इमीडिएटली एस्केप होना है। नाउ केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व केमिकल चेंज। तभी तो नाम पड़ा ना केमिकल रिएक्शन। हम इसको केमिकल नाम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड। एक केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिटी ही इसी में है कि उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। हमने लोअर क्लासेस में फिजिकल एंड केमिकल चेंज में डिफरेंस पढ़ा है ना। तो एक केमिकल चेंज जो है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है, फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। जो केमिकल चेंजेस हैं ये इरिवर्सिबल होती है, एक बार जो चीज बन गई वो बन गई, लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं है। आप पानी है, पानी को आप सॉलिड लिक्विड गैसियस फॉर्म में ऑब्जर्व करते हो, सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से गैस बना सकते हो। एंड इन टर्म्स अगेन उसका रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, गैस से लिक्विड बनता है एंड लिक्विड से सॉलिड बनता है। सो वी कैन गेट वाटर बैक। So we can say physical changes they are reversible, but in chemical changes they are not reversible. Yeah? केमिकल चेंजेस जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाती हैं और जो फिजिकल चेंजेस हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सो अभी हमने केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज, ये आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी है।
इट इन्वॉल्व्स ऑलवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। हमारे पास कुछ ऐसे और कौन से कुछ सॉलिड पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जिनको देखकर आप बता सकते हो कि ये एक केमिकल चेंज हुई है। आपको क्वेश्चन आता है हाउ विल यू ऑब्जर्व वेदर द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस और नॉट। तो सबसे पहली चीज क्या है, न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड। ओके, केमिकल चेंज की एक खासियत क्या है, न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड। सेकंड और इसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इसके अंदर आपको टेम्परेचर चेंज भी नजर आएगा। इट इन्वॉल्व्स टेम्परेचर चेंज, इट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ स्टेट, ये चीज भी आपको नजर आएगी। क्लियर। एंड समटाइम्स देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस आल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं। हमें वन मोर थिंग वी कैन ऑब्जर्व समटाइम्स, कलर चेंज आल्सो ऑब्जर्व। तो ये सारी चीजें हैं जो एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर पॉसिबल होती हैं, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये केमिकल चेंज इसके अंदर हुई है। सो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। अब एक केमिकल रिएक्शन जो है होता है, जो केमिकल इक्वेशन है, ये किस लॉ को ऑब्जर्व करती है, मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो ए केमिकल इक्वेशन फॉलोज, कौन से लॉ को फॉलो करती है, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये आपके टिप्स पर होना चाहिए बिकॉज इनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये आपने पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स always equal to the total mass of products, total mass of products। ठीक है, और ये हमने प्रूव भी करा है। हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि जितना हमें रिएक्टेंट्स का मास लिया था आफ्टर एक्सपेरिमेंट, क्या हमें जो प्रोडक्ट्स मिले हैं उनका मास इक्वल आया है। सो इट इज ऑब्जर्व्ड इट इज इक्वल, सो इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है इसी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम बैलेंस्ड कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको शॉर्टली बताऊंगी। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन बैलेंस ना हो, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। ये भी कई बार आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, ये तो हमें कराया ही नहीं था। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। चलिए मैं आपको भी बताती हूँ कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या है, total number of moles on each side of the equation, that is on the right side as well as on the left side, if equal then it is said to be the balanced chemical equation। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। सपोज मेरे पास है प्लस O2। वन मोर थिंग ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। whenever a hydrocarbon reacts with oxygen it undergoes combustion, it always give rise to carbon dioxide and water। और जब भी कंबशन होती है तो लॉट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। चलिए अब ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको बैलेंस्ड इक्वेशन नजर आ रही है, नहीं मुझे नहीं नजर आ रही है बिकॉज यहाँ पर सीधा सीधा H8 लिखा है, यहाँ पर H2 लिखा है। सो दिस इज माई अनबैलेंस्ड इक्वेशन, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को मैंने आपको क्या बताया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, स्केलेटल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल। तो ये मेरी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब मैंने इसको बैलेंस करना है तो कैसे करूंगी, दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माई राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट साइड के पहले तो नंबर ऑफ देखूंगी कि मेरी तरफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मुझे कार्बन नजर आ रहा है, हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ऑक्सीजन नजर आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, अगेन कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाउ मेनी कार्बन, 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 2, एंड हियर नंबर ऑफ कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3। क्लियर, आपको भी नजर आ रहे हैं। तो मेरी कोई भी चीज आपस में बैलेंस नहीं है। तो जब भी आपको कोई इक्वेशन बैलेंस करने आती है तो उसका सबसे बड़ा ट्रिक जो आपको फॉलो करना है वो क्या करना है, जो चीज ज्यादा अमाउंट में है सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़ लो। नहीं तो हम ऐसे आधा घंटा बैलेंसिंग में वेस्ट कर देंगे तो हम एग्जाम जो है कंप्लीट पेपर कैसे करके आएंगे। तो मेरे पास अब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन के हैं, तो मैं हाइड्रोजन को पकड़ती हूँ। चलिए मैं एक बार इसको फिर से लिखती हूँ अपनी इक्वेशन को, बिकॉज अभी मुझे यहाँ पर बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है,
मैं इसको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। ओके, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 ज़ार 8। अभी बैलेंस मेरी इक्वेशन हुई है या नहीं, ये मुझे बाद में चेक करना है। नाउ हाउ मेनी ऑक्सीजन्स ऑन द राइट साइड? हियर 2, हियर 4, 2 एंड 4 6। यहाँ मेरे पास 2 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो गए, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 3। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 3। यहाँ पर 1 है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब चेक करते ज़रा कि सारे एलिमेंट्स बराबर हैं। कार्बन 3 है, यहाँ भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी 8 है, ऑक्सीजन्स 3 2 ज़ार 6, यहाँ पर 6 है। हम छोटा-सा लिख लेते हैं। अगर एग्ज़ाम में हम ऐसे नहीं लिखते तो हम साइड में लाइन लगा के, बेस्ट होता है कि आप लाइन लगाओ और इसके आस-पास सारा अपना रफ वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पर चेक करिए मेरे पास ऑक्सीजन्स कितने हैं। 3 2 ज़ार 6 ये इसके पास है, 4 ये इसके पास है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन्स? 10। लेकिन यहाँ पर 6 हैं, तो मुझे इस तरफ भी 10 लेके आना है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे किससे करना है? 5 से। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, अब आप चेक करिए यहाँ पर 10 हो गए। चलिए एक बार फिर से करते हैं। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 10 है। इस तरफ देखिए कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है एंड ऑक्सीजन 10 है। नाउ माय इक्वेशन इज बैलेंस्ड, सो दिस इज कॉल्ड balanced chemical equation and it obeys the law of conservation of mass. It's very important question. अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। ये तो इक्वेशन बैलेंस करनी तो हमें आती ही आती है। एमसीक्यूज में क्या आएगा? आपको ये इक्वेशन दे रखी होगी, जो 4 ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस क्या होंगे? कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 है मेरे पास। तो आपको दिया होगा, क्या दिया होगा? 1 2 3 4, बी दिया होगा 2 1 5 4, सी दिया होगा 3 1 1 2, डी दिया होगा आपको 1 5 3 एंड 4। ये क्या है? ये वो नंबर हैं जो आपने बैलेंसिंग करते वक्त आपने मल्टीप्लाई करके आगे लिखे हैं। और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट्स। ओके, इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमारे इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स कौन से हैं? इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, सो इट इज 1 1 is to 5 is to 3 is to 4। दिस इज माय राइट आंसर। तो आपको जब एमसीक्यूज आएंगे तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक? तो ये हुई हमारी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो अभी मैं आपको कुछ रिवाइज करने के लिए आपको देती हूँ कुछ इक्वेशंस जो आपने खुद करनी है। आप इनको जरूर ट्राई करिए। अगर इसमें कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो जो इक्वेशंस आपको रिवाइज करनी है उसके लिए आप अपनी कॉपीज पर नोट डाउन कर सकते हो। ये इक्वेशन आपने खुद करनी है। अब बच्चे, आपको इक्वेशंस इस तरह से केमिकल लिखी फॉर्म में भी आ सकती हैं, आपको वर्ड इक्वेशंस भी आती हैं। अब वर्ड इक्वेशंस में क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो ये इक्वेशंस जो है आपको बैलेंस करनी है खुद। तो ये आपका होमवर्क, आप इसको समझिए। तीनों इक्वेशंस को आपने बैलेंस करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन क्या होती है? लाइक आपको इक्वेशन आ गया, बैलेंस दिस इक्वेशन कैसे आएगी? बेरियम क्लोराइड, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट गिव राइज टू एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। इस तरह से आपको इक्वेशन लिखी आएगी। तो बच्चे इन इक्वेशंस को करते ही नहीं है। पहली बात, डर ही जाते हैं, और इतनी बड़ी इक्वेशन आ गई, उसके फॉर्मूले तो हमें पता ही नहीं थे। तो फॉर्मूले बच्चे हमें खुद लर्न करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। तो आप बेरियम को लर्न क्या करने हैं? समझने होते हैं फॉर्मूले। और 9th में हमने बहुत अच्छी तरह से करे हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है? दिस एल्यूमिनियम सल्फेट, यू गेट एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, जो मैंने इक्वेशन ये लिखी है, ठीक है? तो आपने पहले इनको केमिकल इक्वेशन में करना है। दिस इज योर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को आपने केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने बैलेंसिंग करनी है। तो ये रहा हमारा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चंस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास
क्वेश्चन आता है दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शन। और आपके हर टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस आने हैं। आपकी साइंस इतनी इजी है कि आप बहुत इजीली 80% मार्क्स ले सकते हो। एवरेज बच्चे 80 ले सकते हैं और पढ़ने वाले तो 100 में से 100 भी ले सकते हैं और आते हैं 100 में से 100 साइंस में से मार्क्स। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ chemical reactions. So many types of reactions. So our first reaction is combination reaction. Now combination नेम से ही क्लियर है, जब दो चीजें आपस में कंबाइन करती हैं और आपको एक सिंगल चीज देती हैं। मैं इन जनरली आपको ये समझा रही हूँ। इट इज A plus B गिव राइज टू C। सपोज मेरे पास है कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर। बैलेंस हम बाद में भी कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर यू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम, दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। दिस इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। ये इनके कॉमन नेम है, आपको ये भी आ जाता है। व्हाट इज अ कॉमन नेम ऑफ CaO? व्हाट इज अ केमिकल नेम ऑफ CaO? कॉमन नेम है क्विक लाइम। केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये वाला जो आपका रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। ये सारे आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। क्लियर? विच केमिकल इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग? इट इज CaOH2। और जब ये रिएक्शन होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे एडवाइस किया जाता है कि जब ये इसको कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल के एक बड़े से कंटेनर में डाल देते हैं और इसको 2 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि जब इसको डालते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है और अगर कोई गलती से अपना हाथ उसमें डाल देता है तो उसका हाथ जल जाता है। क्यों जलता है? बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। इसके रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन आपको आता है कि आपने व्हाइट वॉशिंग कर दी, आपने देखा आपके घर के ऊपर शाइन तो आई नहीं। क्यों नहीं आई? बिकॉज शाइन कब आती है? 2 दिन के बाद। तो क्या रिएक्शन होता है? आपने अपने घर की दीवारों के ऊपर कर दी कोटिंग इसकी, ठीक। एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब भी एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है? CaCO3 प्लस वाटर। अब CaCO3 किसका फॉर्मूला है? मार्बल। ठीक है, मार्बल क्या होता है पता ही सभी को, मार्बल। और मार्बल की कितनी शाइनिंग होती है। तो इस प्रोसेस को कम से कम 24 आवर्स लगते हैं। तो एक दिन के बाद जब आप अपने घर की बाहर से देखते हो तो नहीं, अब शाइन आ गई है। ठीक है, so these are the examples of combination reaction. When two or more species combine and give rise to only one product, it is said to the combination reaction. Our next reaction is decomposition reaction. Decomposition reaction is opposite to that of the combination reaction. अब decomposition का मतलब क्या होता है? टूटना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, इट इज टोटली रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या है? when one species breaks down to give 2 or more products, like आपके पास A है, it gives B plus C। एक चीज टूटकर आपको एक से ज्यादा चीजें दे रही हैं। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है, अब जिस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होती है उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये भी आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, नाउ डीकम्पोजिशन में एनर्जी चाहिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं ये 3 टाइप्स के हैं। एनर्जी आप किसी फॉर्म में भी दे सकते हो, हीट, किसी हीट के फॉर्म में भी दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके भी दे सकते हो, एंड बाय सन रेडिएशंस। धूप में रख दो तो धूप में भी हमें एनर्जी मिलती है ना, विजिबल रेडिएशंस की एनर्जी मिलती है। So depending on these 3 types, what amount of energy we are giving, what type of energy we are giving to our reaction, 3 types of decomposition. So first decomposition reaction क्या है आपका? Thermal decomposition, when decomposition reaction takes place in the presence of heat. चलिए इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन के, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को मैंने हीट सप्लाई करी, आई विल गेट, फेरस सल्फेट जो है ग्रीन कलर का होता है, ये हम आपको लैब में भी करवाते हैं।
आपने इसको हीट किया, यू विल गेट Fe2O3 प्लस बहुत गंदी सी आपको अपनी टेस्ट ट्यूब में से स्मेल आएगी। इट इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड ये आपके पास कंपाउंड बनेगा फेरिक ऑक्साइड विच इज ब्राउन इन कलर। आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको क्या बताया जाएगा, राइट वर्ड में लिखा होगा ferrous sulfate on heating give rise to brown color substance and pungent smell. Complete this reaction, so you have to write the reaction. अब कैसे आपने जस्टिफाई करना है, तो आप लिखोगे ferrous sulfate जो है initially it was of green color, on heating it changes to brown color substance. This brown color substance is ferric oxide and the pungent smell is due to the liberation of sulfur dioxide and sulfur trioxide. So ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 ट्वाइस। ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का केमिकल होता है। लैब में हम आपको ये करवाते हैं। तो लेड नाइट्रेट को जब आपने हीट करा है, हीट का सिंबल इस तरह से भी आप लगा सकते हो, हीट भी लिख सकते हो। यू गेट PbO प्लस NO2 प्लस O2। येलो कलर की आपके पास एक सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब में मिलेगी आपको, ठीक है। जो येलो कलर का होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, PbO दैट इज लेड ऑक्साइड। और आपकी टेस्ट ट्यूब सारी ब्राउन हो जाएगी, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, टेस्ट ट्यूब का कलर अंदर से ब्राउन हो जाएगा। दैट इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विच गैस गिव्स ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। आपकी टेस्ट ट्यूब की जो सारी इनर लाइनिंग है वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। सो दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, लाइक CaCO3 है आपके पास, आप इसको हीट करते हो, यू विल गेट CaO प्लस CO2, ठीक है। So these are the examples of thermal decomposition when the decomposition takes place in the presence of heat. Next is electrical decomposition, second type. Electrical decomposition. Electrical decomposition. When the decomposition takes place in the presence of electric current. Like आपके पास water है, आपने electric current pass करा है इसके अंदर, electric current, you get hydrogen gas and oxygen gas. अब इसमें भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक 3 मार्क्स में आती है, विद डायग्राम आपको बनाना है। उसमें पूछा जाता है जस्टिफाई द 2 गैसेस इवॉल्व्ड इन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सबसे पहले आपने एक्टिविटी लिखनी है, देन यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन। और इसी रिएक्शन से हमें प्रूव हो गया है जो 2 गैसेस निकली हैं वो 2:1 के रेशियो में निकलती है। 2 रेशियो किसकी है, हाइड्रोजन की, 1 रेशियो किसकी है, ऑक्सीजन की। सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आल्सो। Next is the photochemical decomposition. Photochemical decomposition. A photochemical decomposition का नाम से ही क्लियर है, in the presence of light. Like मेरे पास है 2AgCl, ये व्हाइट कलर का केमिकल है, इसको मैंने रख दिया सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट के एक पेपर में रैप करके मैंने इसको सनलाइट में रख दिया है। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल आई ऑब्जर्व, मेरा ये कंपाउंड व्हाइट कलर का था, इट विल चेंजेस टू ग्रे। जब ये ग्रे कलर में चेंज हो गया तो हम समझ जाएंगे कि इसमें से सिल्वर एंड क्लोराइड जो है वो अलग अलग हो चुके हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। ये सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। विच रिएक्शन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, सो दिस वन। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर। तो ये थी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। थर्ड टाइप क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दैट इज द सब्स्टिट्यूशन, जिसको आप बोल सकते हो स्कूल में टीचर नहीं आया है उसकी जगह दूसरा टीचर भेज देते हैं, दैट इज सेड टू बी द डिस्प्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, लाइक आपके पास AB प्लस C ये एक रिएक्शन है, यू विल गेट AC प्लस B। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन these reactions the more reactive metal will displace the less reactive metal। जो C है ये more reactive है, होता है ना, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होता है वो वीक बंदे को पुश करके उसकी जगह ले लेता है, तो इसमें भी यही हुआ है। AB जो है, C जो है ये मोर रिएक्टिव है, B जो है ये वीक है। तो जब आपने ये रिएक्शन करा तो क्या हुआ, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल लेके आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। लाइक मेरे पास है आयरन,
प्लस कॉपर सल्फेट, आई विल गेट आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब क्या है, आयरन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मोर रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव। कॉपर जो है दैट इज वीक रिएक्टिव, ये उसको पुश करके उसकी जगह ले लेगा। तो हमें कैसा इसका कलर होता है, ब्लू। ये हम आयरन नील का आपको एक्सपेरिमेंट कराते हैं लैब के अंदर, ये ब्लू कलर का होता है। आफ्टर टाइम योर सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। तो जब ये ग्रीन कलर का हो गया, इट मीन समझो कि कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर लिया है, ठीक। फोर्थ टाइप के हमारे रिएक्शंस हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट reactions. In these reactions, exchange of ions takes place. क्या होता है इसमें, exchange of ions. Let's do with example double displacement reaction. Like मेरे पास है sodium sulfate plus barium chloride. After reaction, I will get barium sulfate plus sodium chloride. ठीक, अब आप देख सकते हो सोडियम के सल्फेट के साथ क्या था, सोडियम, यहाँ पर क्या आ गया, बेरियम, सोडियम की जगह बेरियम आ गया। Cl के साथ यहाँ पर Ba था, यहाँ पर Cl के साथ Na आ गया, तो दोनों तरफ से एक्सचेंज हुई है आयंस की। सो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, एंड मोस्टली इन डबल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं पीपीटी फॉर्मेशन इसमें हो जाती है मोस्टली, ठीक है, पीपीटी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इसका भी आपको एमसीक्यू आता है कि आपने इन दोनों केमिकल्स को मिक्स किया, आपके टेस्ट ट्यूब में आपको व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस नजर आ रहा है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, दैट इज पीपीटी। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, योर आंसर विल बी बेरियम सल्फेट, जिसकी व्हाइट पीपीटी आती है। सो दीज आर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो दीज आर द मेन 4 जो है आपके केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शंस जो हम बताएंगे दैट इज द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये मैंने रिएक्शंस के बीच में भी आपको थोड़ा सा बता दिया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट। क्या मीनिंग है इसका, जिन रिएक्शंस, जब आपने रिएक्शन किया और ये आपने टेस्ट ट्यूब को टच करा जब, तो आपकी टेस्ट ट्यूब बहुत ज्यादा गर्म आपको नजर आई, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट। इन रिएक्शंस में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, एवोल्यूशन मीन बाहर निकलना, दैट इज द लिबरेशन, लिबरेशन ऑफ हीट। तो मैं आपसे फेमिलियरली आपका एग्जांपल आपको दे रही हूँ। क्विक लाइम को जब हमने वाटर में डाला था तो हमारे पास क्या बन गया था, स्लेट लाइम विद लॉट ऑफ हीट एनर्जी। इतनी ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है कि हमें अगर हम उसके अंदर हाथ डिप करते हैं तो हमारा हाथ बर्न भी हो सकता है। क्लियर, सो दिस इज द एग्जांपल। तो अगर आप सेम वही वाला एग्जांपल लर्न कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा लर्न करने के लिए, ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द लिबरेशन ऑफ हीट। इसका कुछ और एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, दैट इज आल्सो इन्वॉल्व इन योर एनसीईआरटी बुक। मैंने वही एग्जांपल पकड़े हैं जिनसे आपको आसानी हो जाए। सो शायद आपको याद आ जाए कि ये रिएक्शन हमने कहाँ यूज करा है, प्लस एनर्जी। ये रिएक्शन अगेन मैंने एनर्जी यहाँ लिखा है, इट मीन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ये C6H12O6 क्या है, जो खाना आपने खाया है वो खाना किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में, और जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है इट अंडरगोज कंबशन एंड वी गेट एनर्जी। क्लियर, सो आप देख सकते हो ये रिएक्शन आपका रेस्पिरेशन में यूज होता है। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, द एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आप क्या देख सकते हो, द रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जिन रिएक्शंस को करने के लिए हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ energy. Absorption of energy means energy in the form of heat, energy in the form of current, energy in the form of radiations. इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल एंडोथर्मिक का फोटोसिंथेसिस। एंडोथर्मिक का फोटोसिंथेसिस, एक्सोथर्मिक का रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन होता है। सो इसका ऑपोजिट लिख दो। मैंने वही रिएक्शंस पकड़े हैं बारी बारी से ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो जाए। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस पकड़ेंगे तो हमें यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एनर्जी। जहां पर एनर्जी देनी पड़ती है वो एंडो, जहां पर एनर्जी बाहर निकलती है वो एक्सो। सो ये तो ही बात एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। नाउ देयर आर मोर 2 रिएक्शंस, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। नाउ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बना है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन
reactions. The reactions which involves addition of oxygen, removal of hydrogen, then reduction reaction. अब इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, C+O2 गिव राइज टू CO2, ये होगी कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, तो आपका क्या बन गया, CO2। अगर इसी को मैंने बताना है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, इसका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की फॉर्म में भी आपका आ सकता है, वो भी हम अभी करेंगे। रिडक्शन रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स, इसका ऑपोजिट लिख दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हो, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन गिव राइज टू 2HBr, ठीक। तो ये आपका रिडक्शन का एग्जांपल है, ये आपका ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट हमारे पास और रिएक्शंस आते हैं, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शंस। नाउ व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन? कुछ इस तरह के रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, एक ही रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी साथ साथ होती जा रही है और रिडक्शन भी साथ साथ होती जा रही है, वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली नहीं याद होता, आप साइड बाय साइड भी लिख सकते हो, वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइड बाय साइड, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। देन हमारे पास एक और टर्म आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या आता है, जिसकी रिडक्शन हो रही है, दोस दैट स्पीशीज विच गेन इलेक्ट्रॉन, आपको रिएक्शन में चूज करने के लिए आता है, विच गेन इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट मीन जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं तो आपको एग्जाम में रिएक्शन आए तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि इसमें से ये सारी कौन कौन सी हैं, ऑक्सीडेशन किसकी हुई, रिडक्शन किसकी हुई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उसमें से हम चूज करते हैं, और आपको ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको आना है, 100% आपको आना है। सपोज आपके पास ये एक रिएक्शन है, यू विल गेट Cu प्लस H2O, ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। आपको एग्जाम में क्या आएगा, जस्टिफाई इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। मैं आपको सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता रही हूँ साथ साथ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जस्टिफाई इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए, सबसे पहले मेरे यहाँ पर है CuO लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे है Cu। मेरा CuO Cu में चेंज हो गया है, ऑक्सीजन बाहर निकल गई है, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसकी क्या होती है, रिडक्शन। मैं यहाँ पे लिख दूंगी, मेरे CuO की क्या हो गई है, रिडक्शन, बाहर निकल गई ना ऑक्सीजन। यहाँ H2 था, यहाँ जाके मेरा H2 किस में बन गया है, H2O में, इट मीन H में ऑक्सीजन आ गई है, एडिशन हो गई है, तो इट मीन मेरी इस H2 की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख भी दूंगी कि मेरा CuO क्या शो कर रहा है, रिडक्शन, H2 क्या शो कर रही है, ऑक्सीडेशन। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये 4 चीजें आपको बतानी होती है, और हाफ ऑफ मार्क हर एक स्पीशीज का होता है, तो 2 मार्क्स का ये आपको क्वेश्चन आना है, इवन इन MCQs में भी आपको आना है, ठीक है। आपको कोई भी रिएक्शन दिया होगा, सपोज इसमें आपको दे दिया चूज द रिड्यूसिंग एजेंट, 4 स्पीशीज हैं, तो उसमें से हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसमें H2, क्लियर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके मैं भी आपको 2-3 दे देती हूँ, आप इसको रिवाइज करिए। इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मेरे से डिस्कस कर सकते हो, आप अपने डाउट्स भेजिए कमेंट बॉक्स पर जाके, तो आई विल शेयर, आपके हर डाउट आपके दूर हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखनी है, बिकॉज बहुत शॉर्ट इंटरवल में आप पूरा चैप्टर अपना स्टडी कर रहे हो विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो। चलिए, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए आपको कौन कौन सी रिवाइज करनी है, मैं आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ही दे रही हूँ, आपको रिवाइज करनी है, ये चारों चीजें आपने लिखनी है।
और आप इनके आंसर्स आप मुझे सेंड करिए, देन आई विल टेल यू विच वन इज राइट एंड विच इज रॉन्ग। ठीक है, किसने ठीक करके लिखा है और किसने गलत करके लिखा है। यू विल गेट PbCl2 प्लस वाटर, ये आपके पास वाटर बनेगा साथ में। नेक्स्ट इज, और तो कुछ नहीं निकल रहा, H2O PbCl2, यस। नेक्स्ट है आपका MnO2 प्लस एल्यूमिनियम गिव राइज टू Mn प्लस Al2O3, 3 4 3 2। अगर कोई अनबैलेंस रह जाएगा तो उसको काइंडली आप बैलेंस करिए। नेक्स्ट MnO2 HCl प्लस गिव राइज टू MnCl2, साथ साथ हम बैलेंस भी कर लेते हैं। दिस इज 4, वी गेट प्लस Cl2 प्लस 2 वाटर। क्लियर? सो डू दीज इक्वेशंस, रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है। जस्टिफाई ऑल दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपने ये चारों चीजें लिखकर, ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये चारों चीजें लिखकर आपने मुझे आंसर सेंड करने हैं। फिर देखेंगे किसके ठीक है और किसके गलत हैं। चलिए, ये तो थे हमारे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विद एग्जांपल्स एंड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स बचती हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो रिजल्ट निकलते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या होती है, किसी चीज को जंग लगना। ये हमारे घरों में कॉमन प्रॉब्लम है। आयरन की चीज है, उसके ऊपर ब्राउन फ्लेक्स डिपॉजिट हो जाती हैं, दैट इज जंग लगना। सिल्वर है, सिल्वर के यूटेंसिल लेके आते हो तो कुछ दिनों के बाद वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाते हैं। कॉपर के लेके आते हो, कॉपर का जग इतना सुंदर है, शाइन करता है, हमारी शक्ल भी नजर आती है, लेकिन आफ्टर 10-15 डेज के बाद उसके ऊपर डार्क डार्क ग्रीन कलर के पैचेस डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं। तो जो सिल्वर है उसके ऊपर जो ब्लैक कोटिंग होती है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgS, सिल्वर सल्फाइड। क्लियर? और जो आपका कॉपर है उसके ऊपर जो ग्रीन कोटिंग, कोटिंग तो नहीं कहते, पैचेस जगह जगह डिपॉजिट हो जाए, देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। वो किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, किसकी कोरोजन की बात करनी है? आयरन की। आयरन की कोरोजन को हम क्या बोलते हैं? In case of iron, corrosion is said to be the rusting. Now, what is rusting? Corrosion of iron. ठीक है, तो corrosion का मीनिंग क्या है? It is the slow eating of metal. ये corrosion एक बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है कि आपने अभी आयरन की चीज बाहर रख दी और आपकी आयरन की चीज को 4 घंटे में जंग लग गया। इसको लगने में 3-6 साल, बहुत लंबा प्रोसेस है। इट्स अ वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। क्लियर? सो व्हाट इज corrosion? It is the slow eating of metal under atmospheric conditions. क्या है corrosion? It is, definition very very important, slow eating of metal under atmospheric conditions। अब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की बात क्या आती है? ऑक्सीजन चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, हमारी आयरन की चीज कब खराब होती है? जब उसको कंप्लीटली मॉइस्चर भी मिल रहा है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी है, तो हमारी आयरन की चीज के ऊपर ब्राउन कलर की ब्राउन फ्लेक्स, इनको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द कलर ऑफ ब्राउन रस्ट? इट इज ब्राउन कोटिंग हो जाती है एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ केमिकल चेंज आल्सो, नॉट फिजिकल चेंज। रस्ट का फॉर्मूला क्या है? इट इज Fe2O3 डॉट XH2O। अब X क्यों लिखा है? हमें नहीं पता ना कि वो कितने वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, 2 करेगा, 6 करेगा, 8 करेगा। सो फॉर्मूला इज दिस मच। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एमसीक्यूज के ये क्वेश्चन है, ये सारे इसमें से 4 आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन निकलते हैं। क्लियर? अब तो हो गई बात कोरोजन की। हम कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करें? बिकॉज कोरोजन जो है एक हमारी नेशन वाइड प्रॉब्लम है। सारी चीजें, इंडस्ट्रीज में मेटल यूज होती हैं, हर जगह हमारी मेटल यूज होती है। हमारी इंडस्ट्रीज तो स्टैब्लिश ही मेटल के बेस पर है। तो सोचो, कोरोजन लगता है, करोड़ों की चीजें जो है ऐसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो हम अपनी इन चीजों को कैसे सेफ रख सकते हैं? तो हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेजर हैं जिससे हम अपनी चीजों को करोड़ होने से बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, हम कैसे इनको आप बचा सकते हो? फर्स्ट, बाय अप्लाइंग पेंट।
पेंट करके आप अपनी चीज़ों को पेंट कर दो तो डायरेक्ट जो आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का इफ़ेक्ट है आपके आयरन के ऊपर नहीं होगा। सेकंड, आप अपनी चीज़ों के ऊपर ग्रीस या ऑयल की कोटिंग कर सकते हो। थर्ड, गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है? दैट इज़ अ कोटिंग ऑफ जिंक, वेरी इंपॉर्टेंट, गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। अब इसमें क्या होगा? जिंक जो है दैट इज़ द मोर रिएक्टिव। तो ये क्या होगा? ये आयरन को बचाएगी और खुद जो है वो सैक्रिफाइस करेगी और खुद उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ये खुद वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिएक्ट करेगी और आयरन को बचाएगी। तो जब आप अपने आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, दैट इज द फोर्थ, बाय फॉर्मिंग एलॉयज। हमारी स्टेनलेस स्टील है, इसके अंदर भी आयरन होता है, पर देखें स्टील के बर्तन हम घरों में यूज करते हैं, सालों साल चलते हैं, कभी वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती। ठीक है, 10-20 सालों से भी वो चलते रहते हैं। सो बिकॉज स्टील क्या है? इट्स एन एलॉय। तो एलॉय क्या होता है? इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। सो बाय अप्लाइंग these we can prevent our corrosion. Next very important term is rancidity. बच्चे rancidity क्या है? Rancidity again it is the effect of oxidation. We are doing effect of oxidation in our daily life. So rancidity में क्या है? कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप मार्केट से कोई चीज लेके आए हो, मिक्सचर का पैकेट है, आपने उसको रख दिया, भूल गए, देन आफ्टर फ्यू मंथ्स आपने उस पैकेट को खोला, तो आपने देखा पैकेट को जैसे ही खोला है बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है। नाउ दिस फाउल स्मेल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन योर मिक्सचर। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ fat or oil present in the food items, present in the food items। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। और जो खाना खराब हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उस खाने को हम क्या बोलते हैं? रेंसिड। ये रेंसिड हो चुका है। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करें? सबसे पहले आप जो भी आपकी खाने की चीज है उसको आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए, ताकि एयर के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ठीक है, आपने एयर टाइट कंटेनर्स में अपनी चीजों को सेफली रखना है। आपने अपने घरों में देखा होगा ना, चीजें लेके आते हैं तो हम उनको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर पैक करके अच्छी तरह से टाइटली ढक्कन को बंद करके रखते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखना है। आप वैक्यूम पैकिंग करवाते हो, मार्केट से लेके आते हैं, कई बार चीजें हम देखते हैं वैक्यूम पैकिंग की होती है। थर्ड, फ्लश विद नाइट्रोजन गैस। आप चिप्स के पैकेट खाते हो, देखते हो कैसे फ्लफी होते हैं, तो जो इतना ज़्यादा उसके अंदर गैस है वो कौन-सी होती है? नाइट्रोजन गैस। क्लियर? इसीलिए आप चिप्स खाते हो वो खराब नहीं होते हैं। फोर्थ, और कौन-सी चीज़ है? अवॉइड सनलाइट। देन हमारे पास कुछ केमिकल्स भी हैं प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में जिनको आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ BHT एंड BHA। इट इज़ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सीटोलुइन। आपको नाम नहीं लर्न होंगे, आप जस्ट BHT एंड BHA आप लर्न करो, आपके MCQs में आ सकता है। So this is all about our chapter chemical reactions and equations. I hope ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, आपको इवन एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से कर लेते हो। एंड इसको पढ़ने के बाद यू विल बी कैपेबल टू डू ऑल द MCQs, assertions and all 1 mark, 2 mark and 3 marks questions. Thanks for watching my video and if you like it, इसको शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।